Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 7th of March 2023. First news है regarding NAAC. NAAC क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द UGC. बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. सेकंड न्यूज़ है सेकंड एनकाउंटर बाय यूपी कॉप्स इन वीक. तो बेसिकली ये जो हो रहा है यूपी में, ये कितना सही है? क्या ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये गलत है जिस तरीके से यहाँ पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं? ये क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है एक, जिसको कि आप प्रिपेयर कर सकते हो मेंस के लिए, कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं कितनी सही हैं. नेक्स्ट है इंडियन कैरियर्स सोर मार्केट शेयर हायर देन प्री कोविड लेवल. अब मार्केट शेयर प्री कोविड लेवल इंडियन कैरियर्स का कैसे पहुँच रहा है? तो इसका कुछ रीज़न है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूएस कैरियर्स की बात करें तो यूएस कैरियर्स की जो फ़्लाइट्स हैं इसमें हमें बहुत कमी देखने को मिली है, क्योंकि जो यूएस कैरियर्स की फ़्लाइट्स हैं ये रशियन एयर स्पेस को अवॉइड कर रही हैं. जो इंटरनेशनल रूट्स हैं वहाँ पर जो हमारे डोमेस्टिक कैरियर्स हैं इन्होंने कैपेसिटी को बढ़ाया है. Behind the surge in market share by Indian Airlines, higher capacities deployed on international routes by domestic carriers, slower capacity deployment by some foreign carriers, reduction in flights by some US carriers to avoid Russian airspace and China और हांगकांग में कोविड कर्व्स थे. तो ये यहाँ पर कुछ रीज़न है कि इंडियन कैरियर्स ने इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकैश किया इस सिचुएशन को, और यहाँ पर जो इंडियन कैरियर्स हैं उनका मार्केट शेयर जो है ये एक्सपेंड हो चुका है. तो सिविल एविएशन के सेक्टर में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया लग गया. आगे चलते हैं हम. मानिक साहा ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे त्रिपुरा के, और जो मेघालय है तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर बनेंगे कॉनराड संगमा. तो बस आपको ये पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. नो रिजर्वेशन नीडेड फॉर दलित क्रिश्चियंस मुस्लिम्स. तो बेसिकली जो शेड्यूल्ड कास्ट कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में, उसके बाद ये रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं. तो क्या जो बेसिकली दलित्स यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, क्या इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इनको अभी तो नहीं मिलता है. तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया था, हमने डिस्कस भी किया था. इस पैनल को हेड किया जा रहा है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं KG बालाकृष्णन, ये इसको हेड कर रहे हैं. अभी क्या कहा गया है, ये न्यूज़ में क्या कह रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ पर जो संघ है, संघ का ये कहना है, विश्व संवाद केंद्र हुआ था यहाँ पर संघ परिवार का, जिसमें ये कहा गया कि ये जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो दोनों रिलीजन हैं, अब्राहमिक रिलीजन्स, ये कहते हैं कि इनके रिलीजन्स में कास्ट सिस्टम नहीं है. तो अगर इनके रिलीजन में कास्ट सिस्टम है ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अनटचेबिलिटी की भी प्रैक्टिस नहीं होती है. तो दस शेड्यूल्ड कास्ट पर्सन जो कि कन्वर्ट हो रहा है इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में, तो वहाँ पर उसको सोशल स्टिग्मा तो फेस नहीं करना पड़ रहा है. तो अगर आपको सोशल स्टिग्मा ही फेस नहीं करना पड़ रहा है तो रिजर्वेशन किस बात का आपको दिया जाए, ये इनका कहना है. आप इससे सहमत हो भी सकते हो, आप इससे सहमत नहीं भी हो सकते हो. एंड कांट बी कंसीडर्ड फॉर रिजर्वेशन इन द शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी. और इनका ये कहना है कि आप तो ये कहते हो कि आपका रिलीजन तो यहाँ पर इगैलिटेरियन है, जिसमें सबको यहाँ पर समान अधिकार दिए जाते हैं, सबके पास समान राइट्स हैं. तो यहाँ पर रिजर्वेशन देने का मतलब ही नहीं बनता है. अगर कोई पर्सन यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट पर्सन कन्वर्ट हो गया है क्रिश्चियन या मुस्लिम में, तो उसको यहाँ पर रिजर्वेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसा इनका कहना है. इंडिया टू लॉन्च ग्लोबल अलायंस फॉर बिग कैट्स, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. तो इंडियन एक्सप्रेस को रिकॉर्ड से पता चला है कि जो इंडिया है ये प्रपोज कर रहा है टू लॉन्च अ मेगा ग्लोबल अलायंस. तो इंडिया हैज़ प्रपोज्ड टू लॉन्च अ मेगा ग्लोबल अलायंस अंडर इट्स लीडरशिप. क्यों? जो बिग कैट्स है इनको प्रोटेक्ट करना है. पूरे अर्थ पे अगर हम देखें तो 7 बिग कैट्स हैं: टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगवार, चीता. इंडिया में 5 हैं, इंडिया में 2 नहीं है, और ये जो 2 नहीं है ये है पूमा एंड जैगवार. तो जैगवार बेसिकली आपको अमेज़ॉन में मिलता है, ये जो पूमा है ये आपको एंडस वाले एरिया में मिलता है. तो ये जो यहाँ पर 7 बिग कैट स्पीशीज़ है, इंडिया में आपको 5 मिलेंगी, और इंडिया में सिर्फ आपको 2 नहीं मिलती हैं, जो कि है पूमा और जैगवार.
तो इंडिया हैज़ proposed to launch a mega global alliance under its leadership to protect big cats and assured support over 5 years। और इंडिया यहाँ पर इनिशियल फंडिंग दे रहा है $100 मिलियन की, जो कि 800 करोड़ है। The proposed international big cat alliance will work towards the protection and conservation of the 7 major big cats, जो कि है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। आपको ध्यान देना है यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड नहीं है, पूमा, जैगवार, चीता। मेंबरशिप टू द अलायंस विल बी ओपन टू 97 रेंज कंट्रीज, जहाँ पर नेचुरल हैबिटेट है इन बिग कैट्स का, एज वेल एज अदर इंटरेस्टेड नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा। सिंस वी गॉट द चीतास, तो चीता तो हम ले आए, नामीबिया से ले आए, साउथ अफ्रीका से ले आए। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास यहाँ पर टाइगर भी है, लायन भी है, लेपर्ड भी है, स्नो लेपर्ड है, चीता है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 5 बिग कैट स्पीशीज़ हैं। वी हैव ऑल द बिग कैट्स एक्सेप्ट द पूमास एंड जैगवार्स। तो बेसिकली पूमा और जैगवार की लोकेशन मैंने आपको बता दी कि ये कहाँ पर है, इनका हैबिटेट कहाँ पर है। आफ्टर द फर्स्ट 5 years विच विल बी सपोर्टेड बाई इंडियाज टोटल ग्रांट असिस्टेंस ऑफ $100 मिलियन। तो बेसिकली ये पैसा तो हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ से फंडिंग आएगी? तो ये जो IBCA है ये खुद को सस्टेन करेगा। बेसिकली जो भी कंट्रीज़ होंगे उनसे थोड़ी मेंबरशिप फ़ी ली जाएगी। इसके अलावा जो बाईलेटरल और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर है ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो IBCA ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। CEA regulations violate Supreme Court rules pose threat to endangered species। तो यहाँ पर बात की गई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और इसको जो सबसे बड़ा खतरा रहता है ये रहता है इलेक्ट्रिक वायर्स से। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको कंसिडर किया जाता है, और ये है भी वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। तो ये भारी होती है, और ऐसे में जब इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और जिस मोमेंट पे इसको रियलाइज़ होता है कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर है, तब ये अपने पाथ को चेंज ही नहीं कर पाती है, और जिसकी वजह से इसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, जो ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं इनको आपको अंडरग्राउंड करने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने ये रिप्लाई किया कि एक्चुअली अगर हम अंडरग्राउंड करेंगे इलेक्ट्रिक वायर्स तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि मेनली जिसका हैबिटेट है राजस्थान में है, और राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, उसके लिए तो और ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आ रहा है ग्रीन एनर्जी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस 2023 को इशू किया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस 33 किलोवोल्ट एंड बिलो पास हो रही हैं थ्रू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया, इसको तो हम अंडरग्राउंड करेंगे, लेकिन जो 33 किलोवोल्ट से ज़्यादा है इसको अंडरग्राउंड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स को इंस्टॉल कर देंगे, जिसकी वजह से ये अपने पाथ को डाइवर्ट कर सके पहले ही। According to the Supreme Court order issued on April 19, 2021, all electricity lines passing through the Great Indian Bustard Territory, इसको यहाँ पर अंडरग्राउंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। This is for both existing as well as new electricity lines. Great Indian Bustard की बात करें, the Great Indian Bustard is one of the heaviest flying birds in the world and has disappeared from 90% of its habitat except in parts of Rajasthan and Gujarat. IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो बेसिकली पिटिशनर का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि यहाँ पर सारी इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं ये अंडरग्राउंड जानी चाहिए, तो ये जो इन्होंने ड्राफ्ट इशू है इसमें ये क्यों कह रहे हैं कि जो 33 किलोवोल्ट है उससे कम वाली हम अंडरग्राउंड करेंगे, उससे ज़्यादा वाली नहीं करेंगे, ये यहाँ पर पिटिशन गई है। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कौन सी बस्टर्ड इंडिया में मिलती है अगर आपको पता है देन प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है रेड कार्पेट ब्राइट लाइट्स। इस आर्टिकल में ऑथर ने ये बताया है कि ये जो G7 है ये डीस्टेबलाइज करना चाहता है G20 ग्रुपिंग को। अब ये G7 कैसे डीस्टेबलाइज कर रहा है G20 की ग्रुपिंग को? तो G7 में अगर हम बात करें तो आपको USA मिल जाएगा, UK मिल जाएगा। अब ये जो USA UK जैसे कंट्रीज़ हैं ये G20 को पुश कर रहे हैं कि G20 यहाँ पर रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे। ठीक है, यहाँ पर जो कम्युनिक रिलीज हो उसमें यहाँ पर रशिया यूक्रेन को लेकर जो वॉर चल रही है उसमें यहाँ पर रशिया को कंडेम किया जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें G20 तो G20 एक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फोरम है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड G20 कुछ बात करती है, नहीं करती है। जब यहाँ पर वेस्ट ने
इंगेज था एशिया में वॉर में या अफ्रीका में वॉर में, तब तो कभी G20 में वॉर को लेकर बात नहीं हुई। तो अब क्यों चाहता है जो यहाँ पर वेस्ट है कि G20 में वॉर को लेकर बात हो, और जिसकी वजह से G20 जो है, G20 की जो समिट है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होते हुए नहीं दिख रही हैं। तो रिजोल्यूट इंसिस्टेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स अलाइज दैट द ग्रुप ऑफ 20 ये रशिया को एडमॉनिश करे फॉर इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाई पुशिंग अ पॉलिटिकल इशू। अब ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, ये एक पॉलिटिकल इशू है, और इसको क्यों पुश किया जा रहा है एक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फोरम में। तो G20 एक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फोरम है, तो इसमें आप क्यों पुश करना चाहते हो इसको। और जो यहाँ पर G20 की क्रेडिबिलिटी है ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। G20 had never opened itself up to discussing global security and geopolitical issues when the US and the NATO allies pursued war across Asia and Africa over the past quarter century। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि ये जो US के जो NATO allies हैं, इन्होंने जब वॉर परस्यू किया था अक्रॉस एशिया अफ्रीका, तब तो G20 में कभी डिस्कस नहीं किया गया था ये सब। तो क्या ऑथर का ये कहना है, क्या हम ये मान लें कि यूरोपियन जो लोगों की ज़िंदगियां हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एशिया अफ्रीका में लोग मरते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वाइल इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट यूरोपियन पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर में है अपने ही लोगों के द्वारा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यूरोपियन पॉलिटिकल लीडरशिप है ये हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही है रशिया को डिनाउंस करने के लिए। सच एंटी वॉर सेंटिमेंट इन द ग्लोबल साउथ नेवर डिसुएडेड द वेस्ट फ्रॉम सिक्योरिंग इट्स जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। क्या यूरोपियन लाइफ्स यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन एशियन एंड अफ्रीकन वंस। फिर ऑथर ने कहा ऐसी हिपोक्रेसी तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो वेस्ट से, एंड स्पेशली वेस्ट में तो आपको बिल्कुल भी मोरालिटी नहीं दिखेगी, मोरालिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। जियोपॉलिटिक्स इज़ बीरेफ्ट ऑफ मोरालिटी, और ये इंडिया को मोरालिटी सिखाते हैं कि इंडिया बेसिकली जब देखेगा कि हिस्ट्री में इंडिया कहाँ खड़ा था, तो इंडिया को रियलाइज़ होगा कि इंडिया यहाँ पर एक इमोरल साइड में खड़ा था। The G20 finance and foreign ministers meetings held recently in Bengaluru and New Delhi show that ये जो G20 है 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है। एक तो G7 का ग्रुप हो गया, एक ग्लोबल साउथ हो गया, और तीसरा यहाँ पर चाइना और रशिया हो गया। तो कोई भी यहाँ पर पैराग्राफ होता है अगेंस्ट रशिया, तो चाइना और रशिया कहते हैं कि हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। तो होस्ट कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे ही पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर एक सेम टेबल पर लाया जाए, जो कि नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वेस्ट की वजह से यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट डालने की बात करते हैं, बाकी कंट्रीज अग्री नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर G7 की बात की गई। G7 में कौन कौन से मेंबर्स हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US। G8 बना था ये 1997 में, और उसके बाद जब रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया उसके बाद ये वापस G7 बन गया, क्योंकि रशिया को G8 से बाहर कर दिया गया था। फिर ऑथर ने कहा है कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आउटकम नहीं निकल रहा है G7 का, और कुछ तो आउटकम निकला ही है। फॉर एग्जांपल ये कहा गया है कि जो कंट्रीज़ हैं जिनकी यहाँ पर डेट वल्नरेबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो चाइना है ये सबसे बड़ा लेंडर है, ये बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और IMF से भी बड़ा लेंडर बन चुका है। तो जब तक चाइना नहीं चाहेगा कि डेट वल्नरेबिलिटीज़ रिजॉल्व हों, तब तक यहाँ पर नहीं रिजॉल्व हो पाएंगी। नेक्स्ट है डिस्पेल द स्पेक्टर। इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, तो बेसिकली कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही थी, और वीडियोज़ में ये दिखाया जा रहा था कि तमिलनाडु में जो बिहार के वर्कर्स हैं उनके ऊपर फिजिकल वायलेंस हो रहा है। ये वीडियोस एक्चुअली फेक थी, सरकार ने भी कहा ये फेक है, और जो यहाँ पर पुलिस है उसने भी बताया कि ये वीडियोस एक्चुअली फेक है। लेकिन ये वीडियोस वायरल हो गई, जिसकी वजह से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनका एक्सोडस शुरू हो गया और ये तमिलनाडु को छोड़कर जाने लग गए। कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री इन तमिलनाडु आर वरीड कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिन्होंने बेसिकली वीडियोस देखी होंगी फिजिकल वायलेंस की, ये हो सकता है कि होली के बाद वापस ना आए तमिलनाडु में। Their concern stems from a spreading scare among the migrant workers over 10 lakh। तो बेसिकली यहाँ पर तमिलनाडु में 10 लाख माइग्रेंट वर्कर्स है अकॉर्डिंग टू द स्टेट लेबर डिपार्टमेंट, फॉलोइंग वीडियोस दैट रिसेंटली सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो मॉब्स हैं ये अटैक कर रहे हैं हिंदी स्पीकर्स को इन द स्टेट, जिसकी वजह से वर्कर्स में पैनिक फैल गया, स्पेशली इन बिहार। अपेरेंटली कंपेल्ड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने अपनी एक पुलिस टीम भेजी तमिलनाडु में। तो सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पर बताया है कि माइग्रेंट वर्कर्स बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। कोई भी रीजन या कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, ऑफर्स अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर
चीप लेबर की अवेलेबिलिटी है। वर्कर्स फ्रॉम रिलेटिवली पुअरर स्टेट्स, फॉर एग्जांपल कंट्रीज नॉर्थ एंड ईस्ट, ये माइग्रेट करते हैं तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु यहाँ पर वर्क कंडीशंस भी ज़्यादा अच्छी ऑफर करता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कोई भी अटेम्प्ट जिसमें माइग्रेंट्स को फ्रेम करने की कोशिश की जाए नेटिविस्ट कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल जो यहाँ के लोग हैं ये तो नेटिव है, जो बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ से आ रहे हैं ये ना यहाँ के नेटिव नहीं है, ये यहाँ पर माइग्रेंट्स है, इस तरीके से फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है नेटिव और नॉन नेटिव कैटेगरी में। एंड डिपिक्ट माइग्रेंट्स एज आउटसाइडर्स, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम स्टेट का ये यहाँ पर अपसेट हो सकता है। फिर यहाँ पर ऑथर ने बीजेपी को कहा है कि बीजेपी को यहाँ पर हार्प करने की ज़रूरत नहीं है ऑन लिंग्विस्टिक एंड एथनिक फॉल्ट लाइन्स। आप शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए ये नहीं कर सकते हो। आगे चलते हैं हम, कुछ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अ डाउटफुल ग्रीन आपको लग रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पर ICIJ की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इंडिया में फॉरेस्ट कितना है, किस किस को फॉरेस्ट कैटेगराइज कर रखा है, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन कैसा चल रहा है, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन कैसा चल रहा है, उसके बारे में ये आर्टिकल है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, अच्छा किया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है पेरिल्स ऑफ गो टू सेकुलरिज्म। अब ये जो आर्टिकल है इससे आप सहमत हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, बिल्कुल नहीं हो सकते हो, लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आपको सारे व्यू पॉइंट्स पता होने चाहिए सो दैट आप जो अपना व्यू पॉइंट बनाओ वो बिल्कुल सही बना सको। तो इन अ कंट्री दैट हैज़ बीन द विक्टिम ऑफ इन्वेजन्स कोलोनियलिज्म रीनेमिंग कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द रिवाइवल ऑफ सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस एंड रीस्टोरेटिव जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल लचित बारफुकान के बारे में आपको पता है, ठीक है, कि यहाँ पर अहोम किंगडम था और मुग़ल ने यहाँ पर इन्वेट करने की कोशिश की थी और उन्होंने कैसे बैटल ऑफ सराय घाट में मुगल्स को हरा दिया था। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ट्वीट किया गया था ट्विटर पर गुजरात टूरिज्म के द्वारा, और क्या ट्वीट किया गया था कि ये फाउंडेशन डे है इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद का। यहाँ पर ऑथर का ये कहना है, अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो 1411 में ये जो सिटी है इसको फाउंड किया गया था बाई सुल्तान अहमद शाह, ठीक है, जो कि रूल कर रहा था ओवर गुजरात सल्तनत। तो क्या यहाँ पर ये इन्वेजन था? ऑफ कोर्स था इन्वेजन। लचित बारफुकान के केस में आप यहाँ पर मुगल को इन्वेडर दिखा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं इनकॉन्ग्रुएंस या कन्फ्लिक्ट में नहीं दिख रहा आपको? तो ऑफ कोर्स कन्फ्लिक्ट में है। तो ऑथर ने बोला ये कन्फ्लिक्ट में है, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका रीज़न ये है कि कोई भी पार्टी कितनी भी खुद को राइट विंग दिखा ले, सेकुलरिज्म का वो कार्ड तो खेलती ही खेलती है। ऑन February 26, गुजरात टूरिज्म पुट आउट अ ट्वीट through its official Twitter handle celebrating the foundation day of India's first World Heritage City, Ahmedabad. According to the tweet, on February 26, 1411, the city was founded by Sultan Ahmad Shah of Muzaffarad dynasty, which ruled over the Gujarat Sultanate. और उसके बाद सिटी का जो कन्वर्जन हुआ था फ्रॉम अश्वल कर्णावती टू अहमदाबाद। तो नेचुरली इसके बाद यहाँ पर जो गुजरात टूरिज्म है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा फ्रॉम सेवरल ट्विटर यूजर्स। इन कांग्रेस बिकॉज ऑन द वन हैंड सेंटर यहाँ पर असम स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेलिब्रेट करती है लचित बारफुकान दिवस, लचित डे, in Delhi last November to commemorate the 400th birth anniversary of the legendary Ahom commander Lachit Barphukan, जिसने कि मुगल इन्वेडर्स को डिफीट किया था एट द बैटल ऑफ सरायघाट इन 1671। तो यहाँ पर मुगल्स को इन्वेडर दिखाया गया। तो दूसरी तरफ ये फाउंडर कैसे हो सकते हैं? तो ऑन द अदर हैंड गुजरात टूरिज्म अंडर द वेरी सेम डिस्पेंसेशन, हर जगह बीजेपी है, डीम्ड इट फिट टू सेलिब्रेट द फाउंडिंग ऑफ अहमदाबाद बाई सुल्तान अहमद शाह। तो अहमद शाह मुस्लिम था ऑफ हिंदू एंसेस्ट्री और जिसने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के काम को आगे बढ़ाया, बेसिकली जो रुद्र महालय टेम्पल था उसके डेसिक्रेशन को आगे बढ़ाया एंड कन्वर्टिंग पार्ट्स ऑफ इट टू द जामी मस्जिद ऑल्सो नोन एज अदीना मस्जिद। तो सबसे पहले ऑथर ने ये बोला कि कोई भी पार्टी हो, सेकुलरिज्म इसके लिए पार्टली रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हर पार्टी अपनी सेकुलर क्रेडेंशियल्स को दिखाने की कोशिश करती है लेजिटिमेसी गेन करने के लिए। On the contrary, everyone and every cause is expected to bend the knee at the altar of secularism because we are repeatedly told कि सेकुलरिज्म के साथ तो कमिटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। सेकुलरिज्म बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और हमें फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑथर ने बात की कि एक पटिशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि एक कमीशन बनानी चाहिए जो कि रीनेमिंग करे, एक रीनेमिंग कमीशन बनानी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पर नाम रखे गए हैं बारबेडिक इन्वेडर्स के ऊपर, इन सारे नामों को बदल देना चाहिए। तो रीनेमिंग कमीशन टू
enable reversion of places named by or after invaders to their original names and to update official records and websites to reflect such reversion. After reiterating the integrity of secularism to the basic structure of the Constitution with reference to the landmark judgments, including केशवानंद भारती, सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बेसिकली जो नेशन है इसको आप हॉन्ट नहीं कर सकते हमेशा पास्ट की बात करके कि पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था। पास्ट को पीछे छोड़ो और फ्यूचर के बारे में देखो। फ्रेटर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत इज अ सेक्युलर नेशन committed to securing fundamental rights of all sections of the society and therefore सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स की, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ्स नहीं दिए पिटीशन में और इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। इवन अज्यूमिंग दैट कि सेकुलरिज्म का मतलब हम मान सकते हैं कि इंडिया में स्टेट रिलीजन नहीं है, इट डज नॉट हैव द इफेक्ट कि आप लोगों को डिनाई करो उनका जो रिलीजियो कल्चरल रूट्स है सोसाइटी का, ये आप नहीं कर सकते, ऐसा ऑथर का कहना है। सिंपली पुट द स्टेट एपरेटस कैन डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम ऑल फेथ्स, लेकिन सोसाइटी से ये नहीं कह सकते कि आप अपने टाइज को कट कर दो अपने रूट से, ये नहीं कह सकते बेसिकली। और ऑथर का ये कहना है कि हमने तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, इन्वेजन सफ़र किया हमने कोलोनाइजेशन सफ़र किया है, और उसके बाद आप हमें ये भी अधिकार नहीं दे रहे हो कि हम रिक्लेम कर सकें अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। प्रेजुडिस ऑन कैंपस। तो एक यहाँ पर स्टूडेंट था 18 ईयर ओल्ड दलित स्टूडेंट, जिसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया। अब इसको लेकर तो इन्वेस्टिगेशन हुई और ये पता चला कि यहाँ पर तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लेकिन एक्चुअली ऑथर ने बताया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट एमाइल दुर्खीम की बात की गई। तो एमाइल दुर्खीम ने अपनी बुक सुसाइड में ये बताया था कि सुसाइड, जो कि हमें लगता है कि एक बहुत पर्सनल इशू है कि इंसान को यहाँ पर कोई दिक्कत रही होगी और उसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया होगा, लेकिन एक्चुअली ये एक पब्लिक इशू है। पब्लिक इशू कैसे है? तो सोसाइटी इतना ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करती है और जिसकी वजह से कभी कभी आपको लगता है कि सुसाइड ही कर लेना चाहिए। Durkheim concluded that suicide can have origins in social causes rather than just being due to individual temperament। तो बेसिकली यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि आपके साथ कुछ ही प्रॉब्लम है, लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट है उनका ये सोचना है कि अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो बेसिकली इसका यहाँ पर सोसाइटी में ओरिजिन हो सकता है। तो दिस वॉज अ ग्राउंड ब्रेकिंग कंक्लूजन एट द टाइम। सुसाइड इज द रिजल्ट ऑफ द अनहेल्दी प्रेशर जो कि सोसाइटी और ग्रुप्स डालते हैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर। जब सोसाइटी या ग्रुप उस इंडिविजुअल को डोमिनेट करने लगते हैं तो जो इंडिविजुअल वो सोचने लगता है इससे अच्छा तो इस लाइफ से फ्रीडम ही मिल जाना चाहिए, और उसको सिर्फ यही एक सोल्यूशन दिखता है अपनी प्रॉब्लम्स का। सच अ होपलेस एंड मिजरेबल कंडीशन विच इज जनरेटेड बाय सोशल कंडीशन, जो कि अनहेल्दी प्रेशर एक पर्सन के ऊपर एग्जर्ट करती है और पर्सन को यहाँ पर कंपेल कर देती है कि वो पर्सन यहाँ पर सुसाइड कर ले। तो एक्चुअली सोसाइटी की वजह से ये सब हो रहा है। फिर ऑथर ने यहाँ पर डेटा की बात की है। इन द लास्ट 7 years 122 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुसाइड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, और इसमें से जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं ये हैं दलित्स, ट्राइबल्स और फ्रॉम बैकवर्ड और मुस्लिम कम्युनिटीज़। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्स दिल्ली, SC और ST स्टूडेंट्स रेगुलरली फेल कर रहे हैं अपने एग्जाम्स में ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन जो कि ये फेस कर रहे हैं। द नेशनल एवरेज फॉर स्टूडेंट्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन इज 24.3, दलित्स का इससे कम है जो कि सिर्फ 19.1 है। अकॉर्डिंग टू द 71st राउंड स्टडी ऑफ द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, जो नेशनल लिटरेसी रेट है फॉर पीपल एज 7 years एंड अबव ये 75.8 है, लेकिन जो लिटरेसी रेट दलित चिल्ड्रन के लिए है सेम एज रेंज में ये है 68.8, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 7.5% सीट्स को यहाँ पर रिजर्व किया गया है फॉर STs, 15% फॉर SCs, 27% फॉर OBCs और 10% फॉर EWS। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर जो 1005 प्रोफेसर्स हैं 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसमें से 75 शेड्यूल ट्राइब से होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 15 हैं शेड्यूल ट्राइब से। देयर शुड बी एटलीस्ट 151 प्रोफेसर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, लेकिन सिर्फ 69 हैं। द फर्स्ट इज दैट कास्टिज्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ऐसा BR अम्बेडकर जी ने कहा था। इंडिया में पीस नहीं हो सकता जब तक कास्टिज्म को फिक्स ना किया जाए। सेकंड, ही सेड दैट इफ एनीवन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वांट्स फ्रीडम, तो यहाँ पर लोग चाहते हैं कि दलित क्लास से उनको यहाँ पर आज़ादी मिले। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ताइवान कॉशियस ओवर चाइना सडन एंट्री इन एरियाज क्लोज टू आइलैंड। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो चाइना है ये ताइवान के कॉन्टिग्यूअस जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है।
चाइना लास्ट ईयर स्टेज्ड अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एक्सरसाइजेस अराउंड ताइवान। उस समय यहाँ पर जो यूएस की हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी थी, इनकी विजिट हुई थी ताइवान में, और जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की थी। द यूनाइटेड स्टेट्स इज ताइवान्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल आर्म्स सप्लायर। तो ये जो यूएस है ये ताइवान को आर्म्स सप्लाई करता है, और यहाँ पर जो यूएस है लगातार सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ताइवान को। अब बेसिकली यहाँ पर चाइना का यही कहना है कि ताइवान हमारी ही टेरिटरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। व्हाट इज़ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? तो कल ही हमने डिस्कस किया था। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बेसिकली यहाँ पर स्लो ग्रोथ को रेफर किया जाता है। बहुत समय तक इंडिया की ग्रोथ 4% के अराउंड रहती थी, 3.54%। ड्रॉट आ गया, वॉर आ गई, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ जो है ये 4% ही रही। और उस समय के जो इकोनॉमिस्ट थे 1982 में, उन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन हैज़ बीन कोटेड एज सेइंग कि इंडिया बहुत ज़्यादा क्लोजर टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। व्हाट इज़ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? तो ये जो एक्सप्रेशन है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इसको पहली बार यूज़ किया गया था 1982 में बाय द इकोनॉमिस्ट राज कृष्णा। तो बेसिकली जो 3.5% से हमारी इकॉनमी ग्रो हो रही थी, ये लॉन्ग रन में ग्रो हो रही थी। इस समय गवर्नमेंट में चेंज आया, वॉर हुई, फेमीन हुई, बाकी क्राइसिस हुई, लेकिन ये जो 4% की ग्रोथ है ये हमें लगातार दिख रही थी, और जिसकी वजह से इसका नाम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रख दिया। क्या हिंदू रेट यहाँ पर नेहरू का फॉल्ट था? इंपॉर्टेंट नहीं है नेहरू का फॉल्ट था या नहीं था। व्हेन डिड इंडिया आउटग्रो द हिंदू रेट? तो 1991 से पहले ही हमने बेसिकली आउटग्रो इसको कर दिया था। क्या इंडिया वापस से हिंदू रेट की तरफ जा रहा है? तो ऐसा नहीं है, इंडिया हिंदू रेट की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि इंडिया जो है ये ग्रो करेगा एट क्लोज टू 7% दिस ईयर। तो बेसिकली यही कहा गया है, एज थिंग्स स्टैंड टुडे इंडिया 3.5% लेवल से तो बहुत दूर है, तो दैट इज एसोसिएटेड विद द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है इंडियाज़ माइग्रेंट नंबर्स। तो बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था कि कुछ वीडियोज़ यहाँ पर थी जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि मॉब वायलेंस हो रहा है जो यहाँ पर हिंदी स्पीकर्स हैं उनके अगेंस्ट। तो मैन्युफैक्चरर्स इन तमिलनाडु हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्थ इंडियन वर्कर्स की हो सकता है कि इन वीडियोज़ के बाद ये वापस से तमिलनाडु में ना आए होली के बाद। तो ऑलमोस्ट 1 million migrants are estimated to work in Tamil Nadu and industry body fears the state's industrial and manufacturing sector बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा by an exodus। डेटा ऑन माइग्रेशन, तो माइग्रेशन के ऊपर यहाँ पर डेटा बताया गया है। तो 2011 के सेंसस का डेटा हमारे पास। रिपोर्टेड द नंबर ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स ये हैं 45.36 करोड़, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 37% है। दिस नंबर इंक्लूडेड, ये जो नंबर इसमें इंटर स्टेट माइग्रेंट्स भी हैं और इंट्रा स्टेट भी हैं। As per the 2011 census, India's workforce was 48.2 crore strong. District-wise migration data in the economic survey for 2016-17 showed that the highest influx of migrants, तो बेसिकली यहाँ पर जो माइग्रेंट्स हैं कहाँ पर जाते हैं, तो ये जाते हैं गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, अलॉन्ग विद गौतम बुद्ध नगर, इंदौर, भोपाल, बेंगलुरु एंड थिरुवल्लुवर, चेन्नई, इरोड, कोयम्बटूर। और कहाँ से जाते हैं, तो आउटवर्ड मूवमेंट कहाँ से होता है, तो आउट माइग्रेशन कहाँ से होता है, तो ये होता है मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, कौशाम्बी, फैज़ाबाद एंड 33 अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। तो इन माइग्रेशन कहाँ होता है, आउट माइग्रेशन कहाँ होता है, तो रिलेटिवली लेस डेवलप्ड स्टेट्स जैसे कि बिहार, यूपी, यहाँ से होता है नेट आउट माइग्रेशन। रिलेटिवली मोर डेवलप्ड स्टेट्स, यहाँ पर होता है नेट इमिग्रेशन। मोर रिसेंट नंबर्स, तो माइग्रेशन इन इंडिया 2020-2021 जिसको रिलीज़ किया गया बाय द मॉस्बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन जून 2022। तो इसमें टेम्प्रेरी विजिटर्स को भी बताया गया है, माइग्रेंट्स को भी बताया गया। तो टेम्प्रेरी विजिटर्स की क्या डेफिनेशन है, तो टेम्प्रेरी विजिटर्स वर डिफाइंड एज दोज हु अराइव्ड इन हाउस होल्ड्स आफ्टर मार्च 2020 एंड कंटिन्यूसली 15 दिन के पीरियड के लिए रहे हैं, लेकिन 6 महीने से कम पीरियड के लिए रहे हैं, तो ये हो गए टेम्प्रेरी विजिटर्स। तो ऑल इंडिया माइग्रेशन रेट वॉज 28.9%, with a 26.5% माइग्रेशन रेट इन रूरल एरियाज, और अर्बन एरियाज का था 34.9%। फीमेल्स में हायर शेयर ऑफ माइग्रेशन देखने को मिला, इसका रीज़न है मैरिज। तो अमंग फीमेल्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ माइग्रेशन वॉज सीन एट 86.8% फॉर मैरिज, और 49.6% जो मेल्स में देखने को मिला। ये बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की सर्च में कि ज़्यादा बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसेस। तो इस फंड को 2019 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, तो बेसिकली जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन जो सिर्फ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फील्ड्स नहीं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो कि इंस्टॉल हो चुके हैं, उसके लिए ये फंड बनाया गया था, स्वामी फंड। द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड
वन इज़ अ सोशल इम्पैक्ट फंड, जिसको कि बनाया गया था फॉर कंप्लीटिंग स्ट्रेस्ड एंड स्टॉल्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। और ये जो प्रोजेक्ट्स जिनको की हेल्प की जाएगी, इसमें कुछ कंडीशन है। फॉर एग्जांपल रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो पहली बात रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरी बात ये ब्राउन फील्ड होना चाहिए। द फंड इज स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इसको मैनेज किया जा रहा है बाई SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड। सिंस द फंड कंसिडर्स फर्स्ट टाइम डेवलपर्स एस्टैब्लिश्ड developers with troubled projects, developers with a poor track record of stalled project, customer complaints and NPA accounts, even projects जहाँ पर litigation issues हैं। और ये जो यहाँ पर स्वामी फंड इसको कंसिडर किया जा रहा है कि लेंडर है लास्ट रिजॉर्ट का फॉर दीज डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स। अभी तक कितने फंड्स को यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड की जा चुकी है? तो फंड हैज़ बीन एबल टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन इन 26 प्रोजेक्ट्स। और जो यहाँ पर इसने रिटर्न्स भी जनरेट कर दिए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इट हैज़ रेज्ड ₹15,000 करोड़ सो फार विद एन एम कि बेसिकली यहाँ पर डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी जो स्ट्रेस्ड ब्राउन फील्ड रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, दैट फॉल इन द अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरी। तो रेरा रजिस्टर्ड होने चाहिए, ब्राउन फील्ड होने चाहिए। ब्राउन फील्ड बेसिकली जिस लैंड का पहले यूज़ कर चुके हैं, ग्रीन फील्ड मतलब स्क्रैच से काम हो रहा है, दैट फॉल इन द अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरी। साइबेरिया टू दिल्ली, तो बेसिकली यहाँ पर रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है InDrive। तो ये इंडिया में जगह बनाने की कोशिश कर रही है और इसकी वजह से जो ओला उबर है इसकी ड्यूओपोली कहीं ना कहीं ब्रेक होगी। आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट्स रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो ये आपको कॉस्ट करेगा ₹100 पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन ईमेल ID। सेकेंड प्रोग्राम है रिविजन सीरीज, जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग प्रीलिम्स। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली प्रीलिम्स में जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट 35 तो आते ही हैं, तो उनको आप ईजिली सॉल्व कर सकोगे। इतना करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। 35 में से एटलीस्ट 30 तो आप सॉल्व कर ही सकोगे। तो फर्स्ट पेज पर हमने NAAC के बारे में डिस्कस किया, देन इंडियन कैरियर्स सोर्स के बारे में डिस्कस किया कि मार्केट शेयर यहाँ पर क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, फिर त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे, मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे, जो यहाँ पर दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। इंडिया ने लॉन्च कर रहा है, क्या लॉन्च कर रहा है? इंडिया इज प्रपोज टू लॉन्च अ मेगा ग्लोबल अलायंस अंडर इट्स लीडरशिप, जिसका नाम होगा IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। हमने यहाँ पर 7 बिग कैट्स की बात की, तो पूरे अर्थ में 7 बिग कैट है। इंडिया में आपको 5 मिल जाएंगे, इंडिया में 2 नहीं मिलते हैं, जो कि है पूमा और जैगुआर। नेक्स्ट यहाँ पर हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में डिस्कस किया कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इसका हैबिटाट ख़त्म हो रहा है। रेड कारपेट ब्राइट लाइट्स, तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि G7 की वजह से जो G20 की क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, क्योंकि G7 का बेसिकली ये रहता है कि रशिया को कंडेम करो, और जबकि यहाँ पर G20 तो इसके लिए बना भी नहीं है, तो ये क्यों करने की ज़रूरत है? डिस्पेल द स्पेक्टर, तो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर अटैक की कुछ वीडियोज़ वायरल हो गई और जिसकी वजह से हो सकता है कि माइग्रेंट वर्कर्स वापस ना आए तमिलनाडु में। माइग्रेंट वर्कर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन इकॉनमी के लिए, ये सब इस आर्टिकल में बताया गया। नेक्स्ट प्रेजुडिस ऑन कैंपस, तो इसमें तो बेसिकली हमने SC/ST से रिलेटेड डेटा डिस्कस किया और एमाइल दरकाइम के बारे में डिस्कस किया, जिन्होंने अपनी किताब सुसाइड में बताया था कि हमें लगता ज़रूर है कि ये एक पर्सनल इशू है, लेकिन एक्चुअली पर्सनल इशू नहीं है, ये एक पब्लिक इशू है। फॉर एग्जांपल अगर लोग यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं तो एक्चुअली सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो कि इंडिविजुअल को डोमिनेट कर रहा है और वो यहाँ पर सुसाइड कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर ताइवान के बारे में डिस्कस किया, जो कि डेली करते हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मतलब स्लो ग्रोथ रेट। इंडियाज माइग्रेंट नंबर्स, तो यहाँ पर हमने माइग्रेंट नंबर्स के बारे में डिस्कस किया। माइग्रेशन इन इंडिया 2020-2021 रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया, जो कि रिलीज़ की गई थी बाय मॉस्पी। नेक्स्ट हमने यहाँ पर स्वामी फंड डिस्कस किया, तो स्वामी फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड, जिसने कि यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए कुछ रेस किए हैं। ये किसको डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है? तो बेसिकली उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि ब्राउन फील्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है और फॉल होते हैं इन द अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरी, उसके लिए ये यहाँ पर डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।